Very good morning, dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed deforestation. Today, we are going to discuss about your new topic, pollution. What is pollution? Dear student, आप सभी लोग जो है प्रीवियस क्लास जैसे आप 3, 4, 5, 6, 7 में आपने स्टडी किया होगा पोल्यूशन के बारे में, जिसमें आपने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, अभी हम नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज पोल्यूशन और ये क्यों होता है और कैसे होता है, और आई होप सो कि आपको इतना तो पता होगा कि पोल्यूशन क्यों होता है। ठीक है, और आपने अगर स्टडी किया है प्रीवियस क्लास में किसी न किसी सब्जेक्ट में, आपको जैसे सोशल में या फिर जो है आपके साइंस सब्जेक्ट में आपको इसके बारे में बताया जाता है पोल्यूशन के बारे में, जो कि आज के डेट में बहुत ही एक कह सकते हैं डेंजर स्थिति क्रिएट हो गई है पोल्यूशन की वजह से, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। बहुत सारी स्पीसीज हमारे अर्थ से गायब हो गई हैं पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर पोल्यूशन अपने अराउंड देखते हैं या लोग करते हैं तो उनको आप समझाइए, उनको बताइए कि पोल्यूशन ना करें, उनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है और क्यों होता है। और पहले ही एक क्लियर कर दें स्टूडेंट कि पोल्यूशन का एक चैप्टर हम चैप्टर नंबर 18 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत ही छोटा सा हेडिंग डिस्कस करेंगे पोल्यूशन के बारे में। व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन क्यों होता है। तो पोल्यूशन जो होता है वो पॉल्यूएंट्स की वजह से होता है। अब वो पॉल्यूएंट्स कौन कौन है, जैसे इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्रीज हैं उनके केमिकल्स, डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। और पोल्यूशन का सीधा सीधा इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट और हमारे नेचुरल क्लाइमेट्स पर पड़ता है, जिससे डिसबैलेंस होने से बहुत सारी जो है मतलब स्पीसीज हमारे अर्थ से गायब होती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो पहले राइट करते हैं व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन, व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन is the introduction of harmful materials, pollution is the introduction of harmful materials into the environment. Pollution occur by, यानी पोल्यूशन किसकी वजह से होता है। पोल्यूशन occur by, अभी डिस्कस किया हमने कि पोल्यूशन किसकी वजह से होता है। अकर बाय पॉल्यूएंट्स, यानी पॉल्यूएंट्स की वजह से ही पोल्यूशन होता है। ठीक है, और वो पॉल्यूएंट्स कौन है, जैसे लाइक इंडस्ट्रीज, केमिकल, डस्ट, हार्मफुल गैसेस, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी जो पोल्यूशन होता है वो इंडस्ट्रीज के जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं अगर वो वाटर में जा रहे हैं तो। ठीक है, एंड डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, एलर्जिक जो डिसऑर्डर होता है वो डस्ट पार्टिकल से मैक्सिमम लोगों में देखा गया है। एंड जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे हम फॉसिल्स फ्यूल जब बर्न करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस हेडिंग को हम यहीं तक डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ हमारा जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें हम बहुत ही डिटेल में जाके इसको स्टडी करेंगे पोल्यूशन के बारे में। तो इतना तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोल्यूशन जो है हार्मफुल मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, और उस हार्मफुल मटेरियल को हम पॉल्यूएंट्स बोलते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हमारे इन्वायरमेंट में लाता है जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। ओके, तो पोल्यूशन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस।
क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस क्या है? डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में। क्यों होता है क्लाइमेटिक चेंजेस? अभी हमने पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, तो जिसमें हमने ये भी बताया कि पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। तो अभी हम उस टॉपिक को अभी वहीं पर रोकते हैं, क्योंकि हम उसे चैप्टर नंबर 18 में डिस्कस करेंगे। अब ये क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक है पोल्यूशन से। ठीक है, तो जो हमारा लिविंग फॉसिल्स होते हैं, जैसे लिविंग फॉसिल्स ऑयल्स, जैसे पेट्रोल है ना, पेट्रोल तो जानते हैं, डीजल जानते होंगे आप लोग, और भी बहुत सारे जो है नेचुरल गैसेस होती हैं, जिसको बर्न करने पर बहुत ही हार्मफुल गैसेस इमिट होती हैं, और वो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन करती हैं, और उस पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग होने का सबसे मेन जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो जिन ग्रीन हाउस गैस में सबसे मेन जो गैस है हमारा, वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे अर्थ पर जो हमारे इन्वायरमेंट में, अर्थ पे जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का रहना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएंगे, है ना। और भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हमारे अर्थ को वार्म करता है, गर्म करके रखता है। नाइट के अगर ऐसा नहीं होता, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, तो हमारे अर्थ पे नाइट जब होती है, रात का जब समय होता है, तो नाइट टाइम में जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा कूल हो जाता। ठीक है, तो बहुत ही मतलब कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी आता है इसी में, इनका रहना हमारे एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब कि बहुत अगर ज्यादा होंगे, अभी हमने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारा अर्थ जो होता है नाइट के समय वो क्या होता है? गर्म होता है। अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो अभी बताइए, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो जहां पर बर्फ होता है वो पिघल रहे हैं, और बर्फ की वजह से कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो पानी में डूबने जा रहे हैं। तो अभी हम इसके बारे में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर 18 फिर से हम कहेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो व्हाट इज द, पहले तो डिस्कस करते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस। दैट मीन्स कि हम जब हार्मफुल गैसेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट गर्म होगा, तो क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होगा। तो पहले इसको राइट करते हैं थोड़ा सा, क्या है क्लाइमेटिक चेंजेस? यानी बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल कौन कौन से? लाइक कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। और ये क्या करते हैं? इमिट करते हैं। क्या इमिट करते हैं? मेनी हार्मफुल गैस। ठीक है, मेनी हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, CH4, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। और यही हमारा क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस, जिसमें हम सबसे मेन मानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे इन्वायरमेंट में इसका लेवल इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो हमारा क्लाइमेट्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ओके, तो अभी डिस्कस करें डियर स्टूडेंट, अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेस। ठीक है, यानी हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि क्या होता है, व्हाट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेस।
डियर स्टूडेंट, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं हमारे इन्वायरमेंट्स में बहुत सारे यूजफुल क्या हैं, प्लांट्स। वैसे प्लांट्स सभी यूजफुल ही होते हैं, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एंड एनिमल्स, ठीक है, यानी एनिमल्स की कैटेगरी में एंड प्लांट्स की कैटेगरी में बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो ह्यूमन बींग के लिए बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट मतलब इनसे हमें मिलता है, ठीक है, प्लांट्स से एंड एनिमल से। तो जो ह्यूमन बींग्स है वो प्लांट्स कुछ स्पेशल स्पीसीज को जिससे हमें वो चीजें मिलती हैं उसे क्या करता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब एक्सप्लॉइटेशन दैट मीन्स, सॉरी फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन दैट मीन्स ज्यादा यूज करना, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स अपने फायदे के लिए बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करता है। अच्छा, अभी हम आपसे डिस्कस करें, जैसे कोई प्लांट्स है और हमें उससे मान लेते हैं जैसे मैंगो का ट्री है, ठीक है, और उससे मैंगो मिल रहा है, वहाँ से हमें, हम सभी लोग जानते हैं फ्रूट्स हमें मिलते हैं मैक्सिमम ट्रीज से। और हम क्या करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब ट्री से जो मैंगो आ रहा है, एग्जांपल लिए हम मैंगो आ रहा है तो हम उस मैंगो को क्या करते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं, खा जाते हैं उसको। उसके सीड को हम डिस्पर्जल ना करें, उसको सीड को हम कहीं लगाए ना, है ना, नया मैंगो का ट्री नहीं लगाएं, तो क्या होगा, फिर क्या होगा उससे, उससे यही होगा कि वो एक समय बाद हमारे अर्थ से गायब हो जाएगा। अभी जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पान होता है, वो कुछ साल बाद वो इस अर्थ से क्या हो जाता है, मतलब वो मर जाता है। और अगर उसके बेबी प्लांट को या बेबी मतलब ऑर्गेनिज्म को हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारे अर्थ से गायब हो जाएगा। ऐसा ही होता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेस के बारे में डिस्कस करें तो इसमें होता क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो प्लांट से और एनिमल से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स को क्या करता है, वो उससे प्राप्त करता है, लेता है। और अगर हम ज्यादा यूज करने लगेंगे किसी भी स्पीसीज का, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो चाहे वो एनिमल्स की स्पीसीज हो, अगर हम उसका ज्यादा यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हम ज्यादा अगर यूज करेंगे इसका तो उससे वो स्पीसीज इस अर्थ से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक स्पीसीज को अर्थ से जब गायब कर लेंगे तो जिससे हमारे अर्थ पे डिसबैलेंसिंग हो जाएगी। डिसबैलेंसिंग का मतलब ये नहीं कि हमारी अर्थ इधर उधर घूमने लगेगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। यानी जितने भी हमारी अर्थ पे स्पीसीज हैं, चाहे प्लांट की हो एनिमल्स की हो, हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर हम किसी एक स्पीसीज को इस अर्थ से गायब कर देते हैं या खत्म कर देते हैं ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तो हमारे नेचर पर इसका बहुत ही डेंजर जो है प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेस, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स जो है अपने फायदे के लिए, चाहे वो फर्नीचर हमसे उनसे मिलता हो, मेडिसिन मिलता हो प्लांट से, और भी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल से भी हमें मिलते हैं, और अगर हम अपने फायदे के लिए किसी स्पीसीज का ज्यादा यूज करेंगे तो वो स्पीसीज हमारे अर्थ से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और इसकी वजह से हमारे क्लाइमेट्स पर बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हेडिंग हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम इसको इरेज करते हैं और मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, ओके। डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग नेचुरल कैलेमाइट्स। आप लोगों ने कभी ना कभी ये सुना होगा अर्थक्वेक के बारे में। अभी हाल ही में जो है बहुत सारे जगहों पर आपने सुना होगा, है ना, फ्लोड्स के बारे में, ड्राफ्ट के बारे में, है ना, ड्राफ्ट एंड और भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल कैलेमाइट्स हैं जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट्स में चेंजेस होते हैं, बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट आता है। अभी जैसे एग्जांपल दें कि किसी प्लेस पर अर्थक्वेक आ गया और वहां पर 1000 ऑफ स्पीसीज वहां पर मतलब लाइव रहती थी। अगर अर्थक्वेक आ गया और वहां से वो मूव कर गई या कुछ मर गई वहां पर, तो क्या वहां की बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हुई कि नहीं? बिल्कुल हो गई। कहीं पर फ्लड हुआ, वहां पर भी अगर मूव कर गई स्पीसीज तो वहां पर भी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया है हमने, ठीक है, प्रीवियस जो हमारे स्टार्टिंग के वीडियो अगर आप देखेंगे नहीं तभी अगर नहीं देखेंगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, पहले डिस्कस कर देते हैं।
तो जो नेचुरल कैलेमाइट्स हैं, जिसकी वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी पर एक बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, और वो नेचुरल कैलेमाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी। सुनामी के नाम, सुनामी तो आप लोगों ने सुना ही होगा। साइक्लोन, गर्मियों के सीजन में हमें देखने को मिलता है अपने इधर भी, ठीक है। साइक्लोन, ड्रॉप, फ्लोड, एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सभी जो नेचुरल कैलेमाइट्स हैं वो हमारे बायोडाइवर्सिटी पर डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, जिससे बहुत सारी स्पीसीज हमारे अर्थ से क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अगर ऐसा होगा तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, नेचर डिसबैलेंस हो जाएगा, और जो हमारे लिए यूजफुल जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर वो इनकी वजह से मारे जाएंगे तो फिर हमारे बायोडाइवर्सिटी पर इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। आवर नेक्स्ट हेडिंग, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन मतलब सुरक्षित रखना, ठीक है। किसको? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब अपने अराउंड जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज रह रही हैं, हम उन स्पीसीज को हम क्या करें, कंजर्व करके रखें, उसको हम सुरक्षित करके रखें। ऐसा क्यों होगा, ठीक है। यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म। हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे? ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे, उसके लिए मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट तरीके से हम उसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्यों करना है हमें ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, चाहे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, हमें उनसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। प्लांट से हमें फर्नीचर्स, ठीक है, और भी मेडिसिन, ऐसे ही हमें एनिमल से बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। और अगर वो मतलब हमारे अर्थ पे रहेंगे, अगर वो बायोडाइवर्सिटी यहां पर रहेगी, तभी हमें वो मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब किसकी वजह से हो रही है। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी बातें अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, आप लोग जो हमें स्टडी कर रहे हैं। हम सभी लोग नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और नेचर में किस तरीके से जो नुकसान हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो सस्टेनेबल चाहिए, मतलब हमेशा चाहिए। हमें जो यूजफुल आज प्रोडक्ट मिला, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद नहीं चाहिए। ऐसा होगा क्या, बताइए? जैसे हमें जो मेडिसिन हमें प्लांट से मिलती हैं, अगर वो प्लांट से मेडिसिन, ऐसा नहीं कि हमें 2 साल बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी ना? आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, थिंक करिए उस बात को, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यानी हमेशा पड़ेगी, हमें ही नहीं, आने वाली जो जनरेशन है उनको भी पड़ेगी। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य यही है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, जिससे मिलने वाले यूजफुल प्रोडक्ट हमेशा के लिए हमें मिलते रहें, है ना। यानी सस्टेनेबल हो हमारे अर्थ पे वो प्रोडक्ट्स, और अगर वो प्रोडक्ट सस्टेनेबल क्यों होगा, कैसे होगा? जब हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप सो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा इस चैप्टर में, क्योंकि हम लोग नेचुरल क्लाइमेट्स के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, अपने नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, और आपको इसको रिवाइज करना है, बुक से स्टडी करना है, थॉरली नोट्स को रिवाइज करना है। और हम ये पहले बहुत बार हम बोल भी चुके हैं, और आप आज भी बोलते हैं कि आपको किसी चैप्टर को केवल एक चैप्टर की तरह, मतलब एक अपने कोर्स की तरह कवर नहीं करना है। हमें उस चैप्टर को जीना पड़ेगा, मतलब हमें उसको फील करना पड़ेगा कि वो चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। अपने अराउंड हमें उसको फील करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है सच में ऐसा। आप देखिए, आप बचपन में अपने फादर से, अपने ग्रैंडफादर से पूछिए आप, या फिर अपने बचपन में अगर आपको याद होगा तो आपने जरूर इस बात को महसूस किया होगा, फील किया होगा कि बहुत सारे बर्ड्स की स्पीसीज जो पहले आती थी आज नहीं हैं। आज नहीं है। रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है?
तो उसका रीजन सीधा सीधा है कि हमारा जो हैबिटाट है, हमारा जो बिहेवियर है नेचर को लेकर, हम पोल्यूशन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, कंजर्व नहीं कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, जिससे बहुत सारी स्पीसीज हमारे अर्थ से गायब हो गई हैं, जिससे हम रेड डेटा बुक में राइट भी करके रखें। तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।